जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित। तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 को ख़त्म कर दिया था। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.6। बच्चे, जो ये एक्सरसाइज है ये कुछ नया नहीं है। इसमें बस जो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है थी उनका एक नया रूप है और उनको ही हमें हल करना है, जिनको मैं 4 तरीके से हल करना सीख गए हैं। लगभग 4 तरीके से। कौन कौन सी विधि थी बच्चे? नंबर 1 ग्राफ्य विधि, नंबर 2 प्रतिलोपन विधि, नंबर 3 विलोपन विधि और नंबर 4 कौन सी आपको याद हो बच्चे? लास्ट वाली वर्ग गुणन विधि। इन 4 विधियों से हमने 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख लिया था। आज जो है एक्सरसाइज 3.6 में लगभग उन्हीं 4 विधि से हल कर सकते हैं हम कोई से भी। लेकिन जो आज के सवाल है में थोड़े 2 चर वाली रैखिक समीकरण का एक नया रूप है, उनको ही देखते हैं। ठीक है बच्चे, इससे पहले यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चे। इससे पुरानी वीडियो को भी, यानी कि पिछली वीडियो को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं अगले इस एक्सरसाइज की ओर। आपके सामने आ रही है एक्सरसाइज 3.6, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अच्छा बच्चे, रैखिक समीकरण को युग्म में बदलने हैं जो कि रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, ये नया रूप है रैखिक समीकरणों का, उसको मुझे सिंपल बनाना है पहले और उसके बाद हल करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है पहले प्रश्न का बच्चे, क्या है? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चे, और इक्वेशन 2 है 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, इनको सोल्व करना है। तो देखते हैं बच्चे कैसे इनको सोल्व करते हैं। चलो, तो पहले बच्चे हम इनको बिल्कुल सिंपल रेखाओं में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहा है बच्चे अपने को, ये 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। ऐसी समीकरणों में क्या होगा बच्चे, अपने को जो कॉमन है उसको ढूंढना होगा पहले। ध्यान रखना, किसको? कॉमन को। जो कॉमन होगा उसको ढूंढने में होगा, और उस कॉमन को ढूंढने के बाद उसको हम कोई भी एक नया नाम दे देंगे और उसके बाद ही इक्वेशन का नया रूप चेंज हो जाएगा। देखो कैसे? तो मैं यहाँ जो चीज़ कॉमन है, देखो 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन जरूर मिलेगा बच्चे, ध्यान रखना। चलो, तो 1/x को बच्चे मैं थोड़ी देर के लिए s मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं हम, और 1/y को मान लेता हूँ p। ठीक है, 1/x क्यों एक्स मान लिया और 1/y को मान लिया p। आप भी कुछ भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, st भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मैंने मान लिया इसके लिए s और p। बाद में फिर हम यहीं आ जाएंगे और इनको फिर से यहीं रख देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हल करने के लिए 1/x को क्या मान रहा हूँ? s। तो देख बच्चे, 1/x की जगह यदि मैंने क्या s रख दिया, तो देखो यहाँ पर क्या रख दिया? s। ध्यान से देखना, अपोन में क्या 2 तो है, ये 2 तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ देखो 1/y की जगह क्या चिपका सकता हूँ? p। तो p अपोन में कितना बच्चे? 3, ये सेम टू सेम रहेगा, इक्वल टू कितना? 2। अब यहाँ इसको भी चेंज कर लो एक बार। यहाँ पर देखो 1/x की जगह कितना चिपका सकता हूँ? s। इसको मान लेते हैं बच्चे, माना, बाद में फिर यहीं आ जाएंगे हम। 1/x की जगह कितना? s। तो 1/x की जगह कितना? s, और अपोन में 3 है ही है। 1/y की जगह कितना चिपका सकता हूँ? p। तो प्लस के p, लेकिन 2 है ही है, तो अपोन में कितना? 13/6। अब इनको देखो बच्चे, बिल्कुल पहले जैसे हो गई हैं लगभग। ऐसे समीकरण हम सोल्व कर चुके हैं कई बार। कैसे करेंगे? निचर लो आपकी आपस में और फिर क्रॉस गुना, इनका एलसीएम लेके। निचर लो के आपस में 2 3 जा 6, 3 की इधर करो 3s, 2 की इधर करो 2p इक्वल टू कितना? 2। यहाँ से देखो बच्चे 3s प्लस का 2p इक्वल टू कितना? 12। ये समीकरण नंबर मान लो 3। ठीक है बच्चे, अब ये अपने सरलतम रूप में आ गई, जैसे कि हम ब्लॉक का अब तक सोल्व करते आए हैं। इसके बाद इसको भी देखते हैं बच्चे एक बार, इनका सोल्व करो। निचर लो के आपस में 3 2 6, और 2 की इधर करो 2s, और 3 की इधर करो 3p। ठीक है, यानी कि इससे चलो इक्वल टू कितना? 13/6। तो इसको 6 से काट लो बच्चे, वरना उधर गुना में ले जाके काट सकते हैं।
तो 2s प्लस का 3b इक्वल टू कितना 13। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 अपने सिंपल रूप में आ गए, जैसे बच्चे हम अब तक के सोल्व की है। अब इनको सोल्व करने के बच्चे इसमें सिर्फ कौन से अक्षर में आई? अच्छा, एस और पी में। वहाँ पर किस में होती थी? एक्स और वाई में। अब हमारी समीकरण एस और पी में। अब इनको मैं 4 तरीके से हल कर सकता हूँ। कितने बच्चे? 4। और 4 में से आपको जो आसान लगे आप उससे हल करेंगे, लेकिन मेरे को जो आसान लग रही है बच्चे वो लग रही है इसमें कौन सी? आप बताओ, देख के बताओ। 4 विधियाँ है ना अपने पास, उनमें से आप कोई सी भी तरीके से हल कर सकते हो, लेकिन मैं आसान तरीके से जाऊँगा। तो आसान तरीके से मुझे लग रहा है कि इसको विलोप करना आसान रहेगा। विलोप किसका? या तो पी का कर लो या एस का कर लो। तो बच्चे मैं पी का कर रहा हूँ, पी के गुणांक बराबर करूँगा। देखो यहाँ कितना कितना है 2 और यहाँ कितना 3। तो मैं ध्यान से देखना बच्चे, समीकरण 3 में तो कर रहा हूँ, कितने से करूँ? 3 से गुणा, प्लस समीकरण 4 में 2 से गुणा। ऐसा क्यों किया? देखो समीकरण 3 में अगर 3 से गुणा करोगे तो 2 दिया 6 आ जाएगा, और समीकरण 4 में 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो पी के जो गुणांक है वे बराबर हो जाएंगे। देखो और प्लस थोड़ी घटा लो, घटाने पे कटेंगे वे। चलो पहले समीकरण 3 में 3 से गुणा करो पूरी में, तो यहाँ 3 3 जा 9s प्लस 3 2 जा 6p इक्वल टू 12 में भी करो, कितना 3 से गुणा करोगे 12 दिया 36। अब समीकरण नंबर 4 में कितने से गुणा करनी बच्चे? समीकरण नंबर 4 में करेंगे हम कितने से? 2 से। गुणा करो, 2 दूनी 4s प्लस 2 दिया 6p और 2 से वहाँ 13 दूनी 26। अब क्या करना है? इनको घटाना। जैसे ही घटाओगे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कितना? ये तो कट गया। देखो 6p से 6p, ये कितना बचा? 5s इक्वल टू कितना 10। तो एस की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चे, इस s की वैल्यू को मैं कहाँ रख सकता हूँ बच्चे? p की वैल्यू निकालने के लिए कोई से भी समीकरण में रख दो, या तो 3 में या 4 में। अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो 2 प्लस 3p इक्वल टू 13, तो 2 दूनी 4 प्लस के 3p इक्वल टू कितना 13। तो 3p 13 माइनस के 4, तो 3p कितना बचा बच्चे? 9। ठीक है, 9 यानी कि डिवाइड होगा तो p का मान भी आ जाएगा 3। p का मान पता चल गया और s का। लेकिन अपना ये पर्सन थोड़े थे बच्चे, अपने को तो पर्सन में मान किसका निकालना था? x का और y का। अब यहाँ से आगे सवाल को कैसे करेंगे बच्चे? जो ये s का मान 2 और p का मान 3 आ गया, लेकिन मैं मान के चला था क्या s जो है वो 1/x था और p जो है 1/y था। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखो s की वैल्यू कितनी लाए? 2, लेकिन s जो है तो वो 1/x था। ठीक है, s कितना था? 1/x, जो शुरुआत में हम मान के चले थे। ठीक है, चलो तो बच्चे x को उधर पहुँचा दो, 2 को नीचे ले आओ, यानी कि x का मान आ जाएगा 1/2। ये निकालना था अपने को। इसी प्रकार बच्चे p का मान में निकाल के लाया 3, जबकि p मुझे 1/y को माना था। तो 3 नीचे आ जाएगा, y उधर पहुँच जाएगा और घुमा के रख दूंगा तो y का मान भी आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से बच्चे ये प्रश्न हल होता है। यहाँ पर x का y का मान भी आ गया। ठीक है, तो बच्चे समझ में आ गया कैसे कैसे हल करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को हम हल ऐसे करेंगे कि जो ये जिसमें कॉमन है उसको एक नया रूप में कुछ भी मान लेंगे, एस पी या यू वी या एस टी, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखो 1/x की जगह क्या s और 1/y की जगह p। जैसे मैं इन दोनों समीकरण में इसको रखूंगा तो ये समीकरण बिल्कुल सिंपल रूप में आ जाएगी, और उसके बाद इनको s और p में ही सोल्व करेंगे, और फिर बाद में फिर 2 बार से यहीं रख देंगे, s की जगह कितना 1/x और y p की जगह 1/y। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट है पहले प्रश्न का, 2/√x प्लस के 3/√y। 2/√x प्लस के प्लस कितना बच्चे 3/√y इक्वल टू कितना 2। ये समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 दिया अपन में 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चे, ये मैंने लिख दी है। तो देखते हैं इनको कैसे सोल्व करता है। मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में भी कि 2 समीकरणों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसी को हम एक नया कुछ ना कुछ मान लेंगे। चलो देखो यहाँ पर देखा 1/√x, एक तो मान सकता हूँ इसके इंटू में। ठीक है, तो 1/√x यहाँ भी है, 1/√y यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है, 1/√y यहाँ भी है। इसका मतलब
1/√x क्या है कॉमन, तो इसको मान लेते हैं बच्चे s, और 1/√y क्या है, इसको मान लेते हैं p। तो जो मेरी समीकरण है इस रूप में आ जाएगी कुल बच्चे, ये तो हो जाएगी 2 इंटू, इसके इंटू में एक मान सकता हूँ ना, मान सकते हैं बच्चे a से, ठीक है सभी के। तो 1/√x की जगह कितना रख सकता हूँ s, प्लस 3 इंटू 1 करके ऐसे ही 1/√y की जगह कितना रख सकता हूँ p, इक्वल टू कितना 2, ये समीकरण। और यहाँ देखो बच्चे 4 इंटू 1 1 करके, अब 1/√x की जगह कितना s, माइनस 9 1/√y की जगह p इक्वल टू माइनस का 1। अभी अपनी समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है बच्चे। अब ये समीकरण अपनी सिंपल रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, अब इनको मुझे हल करना है, और इनको हल करने की अपने पास कितनी विधि है, 4, कितनी 4। अब 4 में से आपकी मर्जी जिससे आप हल करो, बस करना क्या है बच्चे, जो एस के और पी के मान आएंगे उनको फिर से यहीं ले आना, ठीक है। चलो जल्दी से हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी देखो विलोपन ही आसान है, यहाँ से देखो पी के गुणांक इक्वल कर लो, पी के गुणांक इक्वल करने के लिए समीकरण 3 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा 3 की, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ऐड कर दूंगा समीकरण नंबर 4 में। यानी कि अगर आप खोल के लिखना चाहो पूरा कि समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है बच्चे, ऐसे लिख सकते हो। तो समीकरण 3 में 3 से गुना करो, 3 2 6x प्लस 3 3 9p इक्वल टू 3 दूनी 6। इधर इसमें तो कुछ गुना नहीं करने, तो 4s माइनस का 9p इक्वल टू -1, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि जोड़ने पर। जैसे जोड़ोगे देखो बच्चे पी वाले कट गए, ये 9p प्लस के 9p माइनस के, ये कितना हुआ 10s। बताओ कितना बचा, 5 में तो 1 गया, वो 6 में तो -1 गया, तो 5 बच गया। s का मान आ जाएगा बच्चे 5 अपॉन में कितना 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि s का मान जो है वो 1/2 है। अभी p का भी निकालना है, तो p का मान निकालने के लिए मैं s को यहाँ पुट कर रहा हूँ, यानी कि समीकरण 4 में। तो 4 s की जगह रख सकता हूँ 1/2 माइनस का 9p इक्वल टू माइनस का 1, काट दो 2 बार, तो 2 कम 2 माइनस का 9p इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 9p उसको उधर भेज दो, तो माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चे उधर, दोनों ऐड, -1 -2 तो माइनस के 3, ठीक है। अब माइनस से माइनस और p की वैल्यू आ गई 3/9, यानी कि 1/3, ठीक है बच्चे। ये p की वैल्यू, ये किसकी s की वैल्यू, लेकिन एस पी तो निकालने नहीं था अपने को क्या निकालना था, x की और y की वैल्यू। तो s मानना था किसको 1/√x को, और y p किसको मानना था 1/√y को, तो इसको रख देते हैं बच्चे। चलो s की वैल्यू अपनी आई बच्चे 1/2, और s हम मान के चलते 1/√x को, ठीक है बच्चे। अब इसकी क्रॉस गुना कर लो, √x ही कम √x मैं घुमा के रख रहा हूँ, और 2 ही कम 2, या इसको भी ऊपर लेके इसको भी ऊपर लेके हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे। या देखो 2 लाइन में इसकी इधर गुना करो, इसको इधर गुना करो, फिर घुमा के रख दो, ठीक है। चलो अब अंडर अगर हटाना हो तो क्या करते हैं बच्चे, वर्ग। तो मैं दोनों साइड का वर्ग कर रहा, तो वर्ग करने पर जैसे आप करोगे तो इधर √x का वर्ग और इधर 2 का वर्ग, तो अंडर हट जाता है, ठीक है। वर्ग करने पे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4। इसी प्रकार बच्चे p की वैल्यू कितना है 1/3, और p मुझे मानना था कितना √y को, देखो यहाँ माना तक नहीं, तो इसको उल्टा करोगे तो √y इक्वल टू 3, और यहाँ वर्क करने पे आप इसका मान निकाल सकते हो, y का मान कितना 9, ठीक है। तो इस प्रकार से x का मान 4 और y का मान 3 इस समीकरण के हल है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा पार्ट है पहले प्रश्न का, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चे, 4/x प्लस के 3y इक्वल टू 14, और दूसरी समीकरण है 3/x माइनस के 4y इक्वल टू 23। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चे, कैसे सिंपल, जो 1/x है उसी को s मान लो, y तो सेम टू सेम है, उसको तो मानने की कुछ अलग जरूरत नहीं, तो s में और y में आ जाएगी इस इक्वेशन, ठीक है बच्चे। यानी कि सिर्फ 1/x को ही s मान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न है जो कि दिया है, इसको चेंज करके मैं दिखाता है, तुम हो तो जाएगा यहाँ। अगर आप देख रहे हो क्या कॉमन है, बताओ दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, बताओ दिख रहा है कुछ कॉमन है बच्चे, कॉमन तो होगा कुछ ना कुछ, बस
बहुत से टाइम आपको दिखाई देगा, बहुत से टाइम आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, लेकिन इस पर्सन में तो दिखाई दे रहा है। चलो दिखाता हूँ मैं फोर्थ पार्ट। 5 में x माइनस का 1 प्लस 1 में y माइनस का 2 इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। 6 में x माइनस का 1 माइनस के 3 में 1 माइनस का 2 इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। ये मैंने लिख दिया है। बताओ क्या कॉमन है इनमें, दिख रहा है कुछ? देखो बच्चे, 1 इंटू में यहाँ कर सकता हूँ, इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1। ये बताओ तो 1/x माइनस 1 1/y माइनस 2, तो 1/x माइनस 1 ये रहा, 1/x माइनस 1 ये रहा, 1/y माइनस 2 ये रहा, 1/y माइनस 2 ये रहा। मिल गया ना कॉमन? तो यही तो इसका मतलब सर जी 1/x माइनस 1 को मान लो s और 1/y माइनस 2 को मान लो p। ठीक है, बाद में फिर हम सेम टू सेम पुट कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा बच्चे 5 और इसकी जगह मैं रख सकता हूँ s सारे की, प्लस 1 और इंटू p यानी कि 1p इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3। इसको बोलो 6 और इसकी जगह चिपका सकता हूँ कितना s, तो 6x माइनस 3 और 1 माइनस वाई अपॉन माइनस के 2 में से लिख सकता हूँ p इक्वल टू कितना 1। ये समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को आपको हल करना है, आप कोई सी विधि से हल कर सकते हो, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, नीचे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, करके खुद ही सोल्व करके लास्ट में जब s का और p का मान आएगा उसकी जगह ये चिपकाना। ठीक है, क्योंकि मुझे x का और y का ही मान निकालना है आखिरी में। चलो ठीक है बच्चे, ये आपके लिए है सवाल। आगे बढ़ते हैं बच्चे 5वें और 6ठे पार्ट पे। दोनों सेम ही पर्सन है, एक जैसे, अगर आपको नज़र आ रहे हो। एक में तो बच्चे जो एक्स वाई है वो अपोन में दिया है, एक में एक्स वाई को जो निचला अपोन है ना छठे सवाल में, उसको उधर पहुँचा दिया गुना करके। देखो इसको भी मैं पहुँचा सकता हूँ, अगर इधर पहुँचा दिया तो 5xy हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा बच्चे। तो बिल्कुल दोनों एक जैसे से ही सवाल है। ठीक है, बस कहानी थोड़ी सी अलग है दोनों की। चलो तो दोनों में से मैं 5वां पार्ट दिखा रहा हूँ आपको चेंज करके। ठीक है, 16 आप खुद ही करेंगे। चलो तो देखो बच्चे, 5वां पार्ट की इक्वेशन है पहली 7x माइनस के 2y अपोन में xy इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर 1 और दूसरी दी है 8x प्लस के 7y अपोन में xy इक्वल टू 15, समीकरण नंबर 2। ये मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, इनको देखते हैं बच्चे कैसे हल करेंगे हम। इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ xy, हाँ है तो xy, लेकिन बच्चे ऐसे कॉमन लेके करके अब xy को कुछ मान भी लोगे तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चे करना क्या है, ये पता क्या होता है? ये होता है एलसीएम बच्चे। एलसीएम कैसे? जैसे देखो मान लो आपको इसको ऐड करना हो तो कैसे करोगे? मैंने आपको सिखाया ऐड करना। निचलों की, जिनका एलसीएम नहीं आता, निचलों की आपस में इनके गुना या कठिन हो लेना एलसीएम। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं बच्चे, निचलों के आपस में और फिर क्रॉस गुना। निचल लेके आपस में बोलो एक्स की वाई में एक्स वाई और वाई की इधर वाई कम वाई और एक्स की कम एक्स। तो इसका मतलब सर जी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा क्या कि इन दोनों का एलसीएम आ रहा होगा? हाँ बच्चे बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर। इसका मतलब सर जी अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो क्या यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ? हाँ, अगर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो बहुत से सवालों में आप यहाँ से वापस भी आना पड़ेगा। अब वापस कैसे आओगे? चलो इसका मतलब बच्चे जो डिवाइड में होता है ना ये अपॉन में एक्स वाई, ये साझा होता है, इसको बोलते हैं हम साझा वाबा। चलो तो कैसे करेंगे बच्चे, जो एक्स वाई है वो दोनों का है तो दोनों को अलग अलग लिख दो। अलग अलग का मतलब ये जो एक्स वाई है ये पूरे में है ना, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। एक्स वाई इसका भी लिख दिया, एक्स वाई इसका भी लिख दिया, क्योंकि दोनों के था तो दोनों को अलग अलग दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो तो अगर बच्चे यहाँ दिया तो देखो x से x कट गया और यहाँ y से y कट गया, तो ये बच्चा 7/y माइनस के 2/x इक्वल टू 5। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसी प्रकार इधर देखो बच्चे, ये जो साझा है ना इकट्ठा, इनको दोनों को अलग अलग कर लो। कोई दिक्कत? वाई एक्स वाई तो दोनों के नीचे था, तो मुझे अलग अलग के नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो x से x कट गया और y से y, तो ये बच्चा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 50। अब आया कुछ याद?
दिखाओ दोनों में कुछ कॉमन दिखना चाहिए। देखो 1/y यहाँ, 1/y यहाँ, 1/x यहाँ, 1/x यहाँ कॉमन है, तो इनको हम क्या मान लेंगे बच्चे, फिर से वही 1/x को s मान लो, 1/y को मान लो p। ध्यान से देखना, तो 7 1/y इधर है तो इसको 7 भी लिख सकता हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ 2 1/x यानी कि 2s इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 3, इसको 8 1/y तो p प्लस 7 1/x तो s इक्वल टू 15। समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को आपको कोई सी भी विधि से आप हल कर सकते हो, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, जैसे s और p का मान आएगा उसकी जगह 1/x रख देंगे। क्या रख देंगे, 1/x, और 1/x रखेंगे और 1/y रखेंगे तो x और y के मान भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका भी आपको आंसर खुद ही बताना है। ठीक है, सारे सवाल यहाँ वीडियो में नहीं हो सकते बच्चे, आप कमेंट करके खुद भी कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। चलो, तो इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे कमेंट करके। अगला जो प्रश्न है बच्चे वो बिल्कुल सेम है, 6x + 3y = 6xy। अब करना क्या है बच्चा, मैं इस xy को देखो यहाँ इस पिछले सवाल में भी यहाँ ले जाऊँ तो 5xy हो जाएगा, तो इसमें भी सवाल इस xy को उधर ले जा रखा है। तो करना क्या है, 6x + 3y अपन में लेना है पहले क्या, xy इक्वल टू क्या बचेगा 6। अब देखो सवाल इसके जैसे ही हो गया, दूसरे समीकरण को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अलग अलग के बट्टे करके हम यहीं आ जाएंगे, तो इसको भी आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो 7वां प्रश्न है बच्चे, ये भी बिल्कुल, चलो इसको भी मैं कन्वर्ट करके देता हूँ एक बार। चलो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, सॉरी 7वां प्रश्न है, 6ठा तो आपके लिए होएगा। चलो 7वां प्रश्न है बच्चे, 10/x + y + 2/x - y इक्वल टू कितना बच्चे 4। ये समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण दी है 15/x + y -5/x - y इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 2। चलो बच्चे दिख रहा है कुछ कॉमन, हाँ देखो क्या, इंटू 1 कर दूँ, इंटू 1 कर दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो 1/x + y 1/x - y 1/x + y 1/x - y, यानी कि 1/x + y ये रहा, 1/x + y ये रहा, 1/x - y ये रहा, 1/x - y ये रहा। तो 1/x + y को मैं क्या रख सकता हूँ बच्चे, ध्यान से देखना s, और 1/x - y को p। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 10s और प्लस का 2p। देखो 1/x + y की जगह s, 1/x - y की जगह p। ठीक है, इक्वल टू कितना 4। समीकरण नंबर 3, और ये 15s और -5p इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 4। इन दोनों को आपको हल करना है। कैसे हल करोगे, चलो यही कर देते हैं इसको भी जल्दी से थोड़ा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3-4 इक्वेशन और भी बन सकती है इसमें। चलो कैसे हल करोगे आप बताओ। यहाँ पर 2p, यहाँ पर -5p, तो कैसे बराबर करोगे, इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो और दोनों को ऐड कर दो, तो p जो है यानी कि समीकरण 3 में ×5 प्लस कर देंगे समीकरण 4 में ×2। ठीक है, तो इसमें गुणा करनी अपने को 5 से, पूरी में करो 5 दाम 50s प्लस 5 दूनी 10p इक्वल टू 5 चौक 20। उसमें गुणा करनी सिर्फ 2 से, 15 दूनी 30s -5 दूनी 10p इक्वल टू -2 दूनी 4, और दोनों को जोड़ना। जैसे जोड़ोगे 10p से 10p, ये तो खत्म, ये कितना हुआ 80s। इधर बोलो 20 में से 4 गया 16, यानी कि इसका मान आ गया 16/80। 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि जो s का मान है बच्चे वो आया अपना 1/5। इस s के मान को मैं यहाँ उठा के रख दूंगा समीकरण 4 में, तो किसका आ जाएगा p का। रखो 15 s की जगह रख सकता हूँ 1/5 माइनस के 5p इक्वल टू -2। 5 दिया 15, यानी कि 3 कम 3 माइनस के 5p इक्वल टू -2। 3 को उधर भेज दो बच्चे, तो -5p इक्वल टू -2 माइनस के हो जाएंगे 3, तो माइनस माइनस दोनों आपस में ऐड हो गए, लेकिन रहेंगे माइनस के ही, तो माइनस कितने हो गए 5p
ये माइनस के 5 हो गए, तो माइनस से माइनस और 5 से 5, यानी कि बी का मान आ गया 5/, कितना बच्चे 1। तो इस प्रकार से बच्चे देखो एस का मान भी अपने पास आ गया और पी का मान, लेकिन अपने को निकालना था किसका, एक्स का और वाई का। अब ये कैसे निकलेगा बच्चे, जो हम शुरुआत में मानने के चले थे कि एक्स क्या है अपना 1/xy, ध्यान से देखिए, और पी कितना है 1/x - y, तो इनको रख ले बच्चे। देखो एस जो है वो 1/5 है अपना, और एस अपने को माना था 1/x + y, यानी कि इसकी वैल्यू 1/5 है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऊपर ले जा रहा, इसको भी ऊपर ले जा रहा, या क्रॉस गुना कर लो, यानी कि x + y की वैल्यू होगी 5। इसको समीकरण नंबर मान लो 5, क्योंकि हम 3 4 तो मान ही चुके हैं। इसी प्रकार बच्चे p की वैल्यू आई 1, यही कर लेते हैं। चलो इसको p की वैल्यू है कितनी 1, लेकिन p अपने को माना था कितना 1/x - y, इसकी वैल्यू आई 1, तो 1/1 मान सकता हूँ इसके नीचे। तो इसको जैसे पलटेंगे हम x - y और 1 की कम 1, यानी कि एक समीकरण यारी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से देखो बच्चे 5 यारी 6 यारी और एक्स वाई का मान अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल कैसे, इसको इसके नीचे रखो और दोनों को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे कट गया, ये 2x और 5 × 1 6, तो x की वैल्यू आएगी 2 3 जा 6। इसको उठा के यहाँ रख दो तो किसका आ जाएगा y का। बोलो x की जगह 3 - y = 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चे x का मान भी और y का मान भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल कर सकते हैं सिंपल समीकरण में कन्वर्ट करके ऐसे। तो अपने को देखना होगा सिर्फ कि कॉमन क्या है दोनों समीकरणों में। अगला समीकरण, अगला सवाल भी बच्चे आपके लिए ये है, आप खुद करेंगे इसको भी। 1/3x + के y, मैं सिर्फ चेंज करके दे रहा हूँ आपको, करेंगे आप खुद ही। चलो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, बट उसको एक बार 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है बच्चे 1/2 इंटू में 3x + के y, अच्छा, और माइनस 1/2 3x - के y = -1/8 लिख लेते हैं एक बार। 3x + y चलो ये मैंने लिख दिया है बच्चे। आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन? हाँ देखो 1/3x + y ये रहा, 1/3x + y ये रहा, 1/3x - y ये रहा, 1/3x - y ये रहा। तो इसका मतलब सर जी इनको ही मान लो s और p। तो सर जी 1/3x + y इसको चिपका सकता हूँ मैं s, और 1/3x - y इसको चिपका सकता हूँ p। तो सवाल मेरा हो जाएगा ऐसे, यस हो गया पूरा, ये हो गया p = 3/4। इसको दरगुना कर लो 4s प्लस का 4p = 3, ये समीकरण नंबर 3। इधर आ जाओ 1/2, देखो बच्चे इसकी सारे की जगह कितना है s, तो s ऊपर रह जाएगा बिल्कुल सिंपल। ठीक है, माइनस इस सारे की जगह कितना है p, तो ये आ जाएगा p/2 = -1/8। चलो एलसीएम समान है तो डायरेक्ट घटा देते हैं बच्चे, दोनों का एक ही है तो दो, दोनों के जैसे अलग अलग के करना था, तो ये दोनों का 2 है, तो अगर सेम होता है ना बच्चे तो दोनों का एक जगह ही लिख देते हैं, ऐसे बोल दो बिल्कुल सिंपल। तो -1/8, 2 चौक 8। अब 4 की दरगुना कर दो 4s - 4p = -1, ये समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को आपको हल करना है, देखो बिल्कुल सिंपल हो गई बच्चे। 4p ये रहा, 4p ये रहा, 1 प्लस का 1 माइनस का, दोनों को जोड़ते ही कट जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे प्रश्न भी आपका होता है। तो आप इसको भी कमेंट कर आंसर खुद हल करके नीचे कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 2 जो कि है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसका मतलब पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसका हल भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ते हैं सवाल बच्चे, पहले हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखते थे एक नई विधि से, और नीचे फिर उनको संख्याओं में पहले रैखिक समीकरण युग्म हम बनाते थे, प्रश्न वाला खुद दे देता है हमारे से शर्त। ठीक है, उन शर्त के हिसाब से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते थे और फिर सोल्व करते थे। तो इसी प्रकार बच्चे इसमें भी है, हम पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे शर्तों की सहायता से,
और उन्हें फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं बच्चे इस टाइप के, 1-2% पेपर में आते ही आता है, ध्यान रखना हमेशा किसी भी बोर्ड में। चलो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है दूसरे सवाल का। ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलो इस टाइप के बच्चे देखो बच्चे सवाल जो होते हैं में अपने पास एक ही फॉर्मूले तो होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन चाल जो होती है बच्चे वो देखनी पड़ती है अपने को कि क्या है चाल। पिछला सवाल भी आया था पिछली एक्सरसाइज में भी, आपका ध्यान हो, जिसमें दो ट्रेनें गति कर रही थी, अगर मैं एक ही दिशा में गति कर रही थी तो उनकी चाल घट गई थी, अगर विपरीत दिशा में चल रही थी तो उनकी चाल जुड़ गई थी। लेकिन फॉर्मूला एक ही लगा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस सवाल में भी आ जाओ बच्चे, जब हम किसी नदी में तैरते हैं वो भी नाव की सहायता से, ठीक है, या खुद भी, तो क्या होता है बच्चे, देखो मान लो अपने पास नदी, आप ही बताना, बिल्कुल सिंपल सा, और ये पानी का बहाव जो है इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, ध्यान देना, और अपने पास में ये ले रहा है नाव। ठीक है, नाव में आप ये बैठे मान लो, ठीक है, और आप नाव को खुद चला रहे हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बाहु की दिशा में ही। तो मेरे को ये बताओ, देखो 5 किलोमीटर पानी चल रहा है इधर, और इधर ही आप चल रहे हो नाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे को ये बताओ कि आपकी कुल स्पीड कितनी होगी? आप सोच सको कितनी होगी बच्चे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसको तो कोई भी बता देगा बच्चे, बिल्कुल सिंपल से। आप एक अनजान या अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा जोड़ के। कैसे भाई? 5 किलोमीटर तो नीचे पानी चल रहा है, 3 ऊपर आप नाव चला रहे, तो टोटल तो 8 भागेगी ना आपकी स्पीड, गाड़ी भागेगी या नहीं? नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ भागेगी बच्चे। तो इसको बोलते हैं बच्चे धारा के अनुकूल चाल। किसके? धारा किसकी? पानी की धारा। ध्यान रखना, इसको समझा रहा हूँ मैं, धारा के अनुकूल चाल। और जो ये चाल होती है ये दोनों ऐड जा होती है, किस किस की? नाव की भी, यानी कि जिसको हम नाव की चाल बोल सकते हैं, प्लस नाविक की, सॉरी नाव की भी, और प्लस किसकी? धारा की, दोनों की चाल ऐड हो जाती है, यानी कि पानी की बहाव की चाल और उस पर जो हम तैर रहे हैं या नाव को चला रहे हैं, दोनों की जो चाल है वो ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। कब? जब हम उसी की दिशा में चल रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन देखो बच्चे, दूसरी कंडीशन क्या होगी? मान लो ये पानी इधर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखना, और ये नाव आप इधर ले जा रहे हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये बताओ कुल मिला के इधर कितने जा रहे हो? देखो पानी जो है इधर जा रहा है इस बार, और आप नाव को इधर ले जा रहे हो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी इधर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे से ये बताओ आगे कितने जा रहे होंगे आप? है कुछ लॉजिक? बिल्कुल सिंपल बच्चे। भाई 5 जो है मेरा, ये भी तो खत्म कर रहा होगा, कौन? पानी। जो मैं 7 चल रहा हूँ 5 ये खत्म कर रहा हूँ, क्यों इस बार? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। तो इसका मतलब आगे में बच्चे केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही बढ़ रहा हूँगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही बढ़ रहा हूँगा। इसको बोलते हैं बच्चे धारा के क्या? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में। इसमें क्या होता है बच्चे? हमारे आता है x माइनस के y, यानी कि जो अपनी चाल है माइनस हो जाती है इसमें धारा की चाल, जिसमें कि पानी का बहाव की चाल जो है वो माइनस हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो प्रतिकूल अनुकूल का मतलब ये होता है कि अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में और प्रतिकूल धारा की विपरीत दिशा में। अच्छा मान लो यहाँ एक बात सुनो, मान लो इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती और पानी का बहाव इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो क्या आप नाव आगे ले जा सकते? बताओ आप सोच के नीचे कमेंट में जवाब देना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नहीं जानी यार, फिर भी आपने इसमें कमेंट में जवाब देना कि किधर जाएगी और कितनी स्पीड से जाएगी। ठीक है, आप बताना 3 किलोमीटर आप इधर नाव चला रहे और खुद 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख लो। फिलहाल धारा के अनुकूल चाल जो है वो दोनों चाल ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है, और धारा के प्रतिकूल दोनों चाल घट जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सवाल पर। ठीक है, आपके सामने है स्क्रीन पर, उसको एक बार। जीतू जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर करती है।
कितनी 20 किलोमीटर। अच्छा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। सिंपल सी बात है बच्चे, जब धारा के अनुकूल चलेगी तो ज़्यादा दूरी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी भी उसको खुद अपने साथ बहाएगा, तो इसलिए वो 20 किलोमीटर जा रही है। और जबकि दूसरी बार जो है प्रतिकूल 2 ही घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इस बार प्रतिकूल है, प्रतिकूल जो है इसकी वजह से वो पानी भी उसको रोक रहा है, और पानी रोक रहा है तो वो सिर्फ 4 ही किलोमीटर जा पाती है बेचारी रितु। चलो आते हैं दूसरे सवाल के पहले प्रश्न। तो ज्ञात क्या करना है बच्चे? उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। अच्छा, स्थिर जल में जो सिंपल चाल होती है उसको बच्चे स्थिर जल में तैरने की चाल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर जल में हम उसी स्पीड से तैर सकते हैं जो कि हमारे नाव की स्पीड सिंपल सी चाल होगी, वो स्थिर जल में तो उतनी होगी। स्थिर का मतलब बिल्कुल जब पानी नीचे स्थिर हो। ठीक है, चलो धारा की चाल। तो मान लेते हैं बच्चे, माना रेतों की स्थिर जल में चाल। ध्यान से देखना, इस प्रकार के सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। मान लिया बच्चे अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल, धारा यानी कि नीचे पानी जो है, नाव, पानी जिस पे नाव चल रही है या ऋतु तैर रही है उसकी चाल, धारा की चाल, उसको कितना मान लेंगे बच्चे? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बच्चे मेरे को ये बताओ, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी ऋतु की? धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बच्चे? जब धारा के अनुकूल चलेगी तो दोनों का ऐड जो हो जाएगी, ऋतु की भी और पानी की यानी कि धारा की भी। ठीक है, तो x प्लस के y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को ऐड कर दिया। धारा के प्रतिकूल बोलो बच्चे, ऋतु की चाल कितनी आएगी बच्चे? दोनों को इस बार माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार प्रतिकूल है यानी कि विपरीत दिशा में। अब आ जाओ अपने सवाल पे, जिसमें 2 कंडीशन देगा वो। पहली कंडीशन दी है बच्चे कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में सिर्फ 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर। देखो बच्चे, फॉर्मूला मैं एक ही लगाऊंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद रखना यही फॉर्मूला यूज होता है। अब चाल पहली कंडीशन की लेंगे हम। पहली कंडीशन, जब धारा जो ऋतु जो है धारा के अनुकूल चल रही है तो उस टाइम पर चाल बैठेगी उसकी x प्लस के y, दोनों ऐड हो जाएगी। और दूरी कितनी चल रही है? 20 किलोमीटर। कितने समय में बच्चे? 2 घंटे में। तो 2 दाम 20 हो गया, तो यानी कि x प्लस के y इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 1। सेकेंड कंडीशन देखो बच्चे क्या है। सेकेंड कंडीशन बोला है कि यदि वह धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा फॉर्मूला यही, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब धारा के प्रतिकूल चलेगी तो चाल बैठेगी अपनी कितनी? x माइनस के y, और दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। समय कितना? उतनी। 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर। ठीक है, वो आपको रीजन पता चल गया है। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ 4 है, यहाँ 20 है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार पानी उसको साथ में ले जा रहा है, एक बार उसकी पानी जो है उसकी चाल को और भी कम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ 2 घंटे में सिर्फ 4 ही चली, और यहाँ कितनी चली? 20। ठीक है बच्चे, तो 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बच्चे? 2। ये समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आपके पास है और 2 अज्ञात है x और y। इनको आप 4 विधि में से कोई सी भी एक विधि से हल कर सकते हो। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सिखा दिया तो दोनों को ऐड करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। y से y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू 10 और 2 12, तो 2x नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। x को यहाँ उठा के रखेंगे तो y की आ जाएगी 6, उधर जाके घट जाएगा, y की आ जाएगी 4। इसका मतलब ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में, और धारा की जो चाल है यानी कि पानी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से इस सवाल का हल होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चे आपके पास। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है आपके पास। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, और जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को कितने
करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अच्छा, एक पुरुष पूछा है। चलो इस टाइप के बच्चे मैं आपको बता दूं, एक बार आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो कोई बात नहीं, आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं। चलो क्या होता है बच्चे, जो कार्य और समय होता है ना, वो एक दूसरे के व्यतिक्रम होता है, ध्यान रखना, यानी कि उल्टा होता है। अच्छा, कार्य हमेशा एक माना जाता है, क्योंकि एक ही तो कार्य होगा बच्चे। आज आपको कोई मकान बनाना तो एक ही तो काम हुआ, तो कार्य हमेशा बच्चे एक माना जाता है, याद रखना। और कार्य समय एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि इसका सिंपल सा लॉजिक होता है बच्चे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में किसी कार्य को करता है, ध्यान से देखना, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य, इसको रट्टा मार लियो बच्चे, उसका एक दिन का कार्य जो होता है वो होता है 1/10। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जितने दिन में करेगा, तो उसका एक दिन का कार्य जो होगा 1/, उतना दिन जितने में वो उस कार्य को पूरा कर रहा है, 1/10। ये कैसे होता है बच्चे, ये कितने दिन का कार्य है, एक दिन का, और कितने दिन ले रहा है वो कार्य पूरा करने में, 10 दिन। तो इसका मतलब बच्चे, पहले दिन उसने काम करा 1/10, अगले दिन 1/10, अगले दिन 1/10, और ऐसे ऐसा काम कितनी बार करा, 10 बार। तभी तो बच्चे उसने 10, एक एक जुड़ के 10/10 आएगा, यानी कि एक काम करा। ठीक है, इसलिए बच्चे रट्टा मार लो, कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर x दिन में कर रहा है, तो उसका एक दिन का कार्य होगा 1/x। 100 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का कार्य 1/100, y दिन में कर रहा है तो 1/y, 17 दिन में कर रहा है तो 1/17। समझ गए। ठीक है, चलो इस पर ध्यान रखना बच्चे, एक दिन का कार्य हम कैसे निकालते हैं, उसको जितने दिन में वो कार्य को खत्म कर रहा है उसको 1 से भाग दे देते हैं, तो वो एक दिन का कार्य हो जाता है। अब पढ़ो सवाल को थोड़ा, दूसरे सवाल का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है, किसी दो को काम जो है साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सीधी सी बात है बच्चे, देखो सेकंड कंडीशन में उसने एक महिला बढ़ा दी और एक पुरुष, तो सीधी सी बात है, तो काम जल्दी होगा, यानी पहले के मुकाबले सिर्फ 3 दिन में हो गया, पहले 4 दिन में हो रहा था। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। बच्चे जो कुछ भी पूछा है उसको ही मान लेते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, जो कुछ भी पूछता है हमसे उसको ही मान लेते हैं। माना एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय, ये मान लिया बच्चे अपने पास x दिन है। ध्यान से देखना, एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय मान लिया x दिन है, यानी कि वो उसका x दिन में पूरा कर सकती है, तथा एक अकेले पुरुष को कार्य करने में लगा समय मान लिया बच्चे y दिन है। यानी कि एक अकेला अगर व्यक्ति लगा दो और उसी काम करवाने में लग जाऊं, जो कि 2 महिलाएं 5 पुरुष कर रही है और 3 महिलाएं 6 पुरुष कर रही है, तो वे x दिन में करेगा, एक महिला अकेली और एक अकेला पुरुष कितने दिन में, y दिन में। ठीक है, ये मान लिया मुझे। अब ये बताओ बच्चे, तो ध्यान से देखना, तो एक अकेली महिला का एक दिन का कार्य बोलो कितना होगा, एक दिन का कार्य। जिसने बता दिया ये समझो कि उसका कंसेप्ट क्लियर है और वो सवाल को कर भी लेगा। ठीक है, अभी बताया मैंने, किसी कार्य को करने में अगर वो x दिन ले रहे तो उसका एक दिन का कार्य होता है बच्चे कितना, 1/x। इसी प्रकार बोल लो, एक अकेला पुरुष का एक दिन का कार्य वो हो जाएगा 1/y। ठीक है, ये एक पुरुष का और एक दिन का कार्य है, ध्यान रखना, कितने का, एक दिन का। अब आ जाओ प्रथम शर्त पर, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में बोला है बच्चे कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। अब देखो बच्चे क्या है, 2 तो है महिला प्लस कितना, फर्स्ट कंडीशन में 5 पुरुष,
और कितना दिन दे रहे हैं, 4 दिन, और कितना कार्य कर रहे हैं, एक, वही अकेला एक ही कार्य है। 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में एक कार्य कर रही है। लेकिन मेरे से ये बताओ बच्चे, 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x। तो 2 महिला का कितना हो जाएगा, 1 महिला का 1/x है, तो 2 महिला का कितना हो जाएगा, 2 × 1/x। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 5 × एक पुरुष का कार्य बोल दो कितना, एक दिन का कितना है, 1/y। तो 5 पुरुष का हो जाएगा बेटे एक दिन का, 5 पुरुष का एक दिन का 5/y, ऐसे ही है 5/y। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया अपने। दोबारा से देख लो बच्चे, एक पुरुष का एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। महिला कितनी थी अपने पास, 2, पहली कंडीशन में। तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x। 2 ही कम 2, 2/x ही हो गए। अगली लाइन से देख लो एक बार, 2/x और प्लस 5 ही कम 5/y इक्वल टू 1। दोबारा अब यहाँ देखो बच्चे, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 2 महिला का हो जाएगा 2 ही कम यानी कि 2/x। एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, तो पुरुष कितने थे, 5, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 ही कम 5 से गुना करके यहाँ 5/y। ठीक है, अब ये 4 किस वजह था, 4 इस वजह था बच्चे क्योंकि मैं 2 पुरुष और 5 महिला 4 दिन कार्य करे थे, कितने दिन, 4 दिन, तभी तो एक काम हुआ था पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 गुना भी हुआ। तो उसको उधर ले जाओ, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। यहाँ ले जाके मानो उसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कितने अज्ञात है, एक्स वाई, 2 अज्ञात है, तो एक और समीकरण से आगे। दूसरी कंडीशन में बोलो बच्चे क्या, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है बच्चे कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में, ध्यान से देखना, 3 महिला 6 पुरुष कितने दिन में, 3 दिन में। काम सिर्फ एक ही हो रहा है इस बार भी, लेकिन इस बार महिला एक बढ़ गई, एक पुरुष बढ़ गया, तो इसलिए 3 दिन में हो गया, थोड़ा जल्दी। अब बोलो, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 3 महिला का हो जाएगा 3/x, 3 से गुना होगी, सीधी बात है। एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, तो 6 पुरुष का हो जाएगा 6 कम 6 यानी कि 6/y इक्वल टू 1। 3 को उधर ले जाओ, 3/x प्लस के 6/y इक्वल टू कितना, 1/3, समीकरण नंबर 2। अब इस प्रकार की समीकरण आपने सोल्व कर दी कि ऐसे एक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 1/x और 1/y को s और p मान के। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आगे, इससे आगे यहाँ तक ही टप था बच्चे। जिसने यहाँ तक का प्रश्न कर लिया तो उसका ये मानो आप बच्चे, अब तक जो है मैं 50% ही बता रहा था, लेकिन अब आपको नहीं समझो 75% हो गया। क्यों, कि इसके बाद आप इस प्रश्न को 4 विधि से हल कर सकते हो। कितनी विधि से, 4। और आपको अब सिर्फ x और y का मान ही निकालना है, उसको निकाल के यहाँ रख देना है, तो वो x दिन और y दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। नीचे कमेंट में इसका जवाब देना है आपको खुद ही। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है इसका सेकंड का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस यात्रा से तो 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। चलो, तो पूछ रहा है बच्चे कि रेलगाड़ी में बस की क्रम से चाल बता दो कितनी है। तो जो कुछ भी पूछा है उसको ही मान लेते हैं हम यहाँ। चलो, क्या पूछा है बच्चे, रेलगाड़ी में बस की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना मानोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, और किसकी बच्चे, बस की चाल, और मान लिया बच्चे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो बच्चे बात क्या हो रही है फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है बच्चे, अपने देखो रूही जो है वो 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर, यानी कि रूही जो है अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है। ध्यान से देखना, कितने, 300 किलोमीटर। अब घर जाने के लिए वो 2 प्रकार से जा रही है और 2 कंडीशन उसमें दे रखी। क्या 2 प्रकार से, कैसे, कि एक तो रेलगाड़ी द्वारा
और एक बस द्वारा। ठीक है, अब पहली कंडीशन में वो बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो द्वारा जो है वो 60 किलोमीटर जाती है और बाकी जो शेष है वो बस द्वारा जाती है। तो इस ऐसा करने में उसको 4 घंटे लग रहे हैं। कितने बच्चे? 4 घंटे। समझ में आ रहा? 300 किलोमीटर दूर रूही का घर है और रूही जो है वो अपने घर, वहां से अपने घर जा रही किस प्रकार की 60 किलोमीटर तो रेल द्वारा और बाकी जो है बस द्वारा, और ऐसा करने में उसे 4 घंटे लग रहे। ठीक है, एक और कंडीशन है साथ में। ठीक है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है बच्चे क्या कि जो है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस यात्रा से करे तो 10 मिनट अधिक लगा है। अच्छा, इसका मतलब जो है रूही वही 300 किलोमीटर की यात्रा, क्योंकि घर जो है उसका 300 किलोमीटर ही दूर है, 100 किलोमीटर तो बचता है कितने से, वो सॉरी रेलगाड़ी से, और बाकी जो है किससे, बस से। तो इस बार जो है उसने बच्चे 10 मिनट जो है ज़्यादा लगे। इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगे। समझे या नहीं समझे बच्चे? 10 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब पहले जो 4 घंटे लग रहे थे उससे 10 मिनट ज़्यादा, तो कुल कितना लग गया? 4 घंटे 10 मिनट। तो बता रहा है, वो पूछना चाह रहा है सवाल वाला क्या कि रेलगाड़ी की जो चाल है और बस की जो चाल है वो बता दो मेरे को कितनी कितनी है। ठीक है बच्चे, तो देखो इस सवाल को सिर्फ एक सिंपल सा तरीका होता है। पहले ये बताओ, पहली कंडीशन पे आ जाओ। जब वह 300 किलोमीटर जाने के लिए 60 किलोमीटर रेल से चल रही है और शेष चाल कितनी से, बस से, शेष दूरी, और जाने में समय लग रहा है 4 घंटे। मेरे को ये बताओ बस से कितनी चली, बस से कितनी चली बच्चे? देखो 60 किलोमीटर रेल से टोटल जाना कितना था, 300 किलोमीटर, तो बस से चली होगी बच्चे 240 किलोमीटर। ठीक है, बस से चली होगी 240 किलोमीटर। अब जो ये 4 घंटे है बच्चे, ये कैसे लिया उसने? कुछ समय तो यहाँ लिया होगा, ध्यान से देखना, और कुछ समय यहाँ लिया होगा। तो इस समय को मान लो मैं T1, इसको मान रहा हूँ T2, और दोनों का जोड़ जो है दो, कुल समय कितना लिया उसने? 4 घंटे। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने 4 घंटे लगे। ठीक है, याद रखना। तो क्या कर रहा हूँ बच्चे मैं यहाँ T1 प्लस के T2, मुझे पता है कि 4 घंटे लगे उसने। कितने लगे? 4 घंटे। अब यहाँ T1 जो है अलग होगा और T2 जो है अलग होगा। वो कैसे होगा? अपने को पता है क्या पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला हो। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको याद रखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ T1 का यानी कि समय का फॉर्मूला निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा, समय इधर आ जाएगा, दूरी नीचे, चाल नीचे चली जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जिसके ये याद है वो इसको काम कर पाएगा, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ देख, अब इसको कैसे करता हूँ मैं। T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 घंटे है। अब T1 जो है, T1 वो यहाँ से यहाँ तक का समय है, T2 यहाँ से यहाँ तक का समय है। समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी चली? 60 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी? चाल यहाँ किससे चली होगी ना दूरी? रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी की चाल कितनी? x। तो ये हो गया 60 बटे x। बोलो T1 आया या नहीं आया? आया ना। चलो T2 बोलो। T2 जो है फॉर्मूला वही है, समय, अभी तो समय ही है, समय दूरी बटे चाल। अब यहाँ से T2 जो है यहाँ से यहाँ तक का समय। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी बोलो कितनी चली? 240, और अपोन में चाल है, चाल बोलो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक किस जगह? वो बस से, और बस की चाल है y इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1। बोलो समझ में आई या नहीं आई ना? पक्का। इसी प्रकार यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर जो है 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। कितने? 4 घंटे 10 मिनट। मान लो इस यहाँ पर लगे T1, यहाँ पर लगे T2, कोई दिक्कत? अब पहली जो है 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो मेरे से ये बताओ शेष जो है बस किससे कितनी करी होगी? कितनी करी होगी? टोटल कितना जा रहा है? 300, 100 यहाँ से करी तो 200 करी होगी बस से भाई, सीधी सी बात है, 200 किलोमीटर बस से गई होगी। अब यहाँ भी देखो कैसे, T1 प्लस T2 जो है यहाँ वो 4 घंटे 10 मिनट है, ध्यान रखना, 4 घंटे 10 मिनट है। अब जो T1 है यहाँ इसी फॉर्मूले तय, दूरी बटे चाल तय, तो यहाँ से दूरी कितनी? 100 किलोमीटर, चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी से जा रही, रेलगाड़ी की चाल कितनी? x, प्लस T2 बोलो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो 200, और यहाँ से यहाँ तक किससे चली? बस से, और बस की चाल है y इक्वल टू, अच्छा ये बताओ ये कहीं में आएगा? घंटे में। क्यों? क्योंकि ये दूरी हम किस में धर रहे? किलोमीटर में, और चाल की में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये घंटा, ये भी घंटा, तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब घंटे में कैसे चेंज करेंगे बच्चे? 4 घंटे तो पूरे, सुना है ना ये 4 से 1/4,
और 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि 60 से भाग दे रहा हूँ, प्लस कर लो चलो, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट हो, 60 मिनट, तो 60 से भाग दे के ये घंटे में चेंज हो जाएगा। चलो तो ये 100/x प्लस 200/y इक्वल टू कितना, 4 सही है 1/6, 6 चौक 24 और 1 25/6, ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से बच्चे अपनी समीकरण बनती है, इन दोनों को आपको खुद ही हल करना है, ठीक है। हल करके मेरे को नीचे, चलो कर देते हैं इसको तो जल्दी जल्दी, देखो जल्दी मैं ही करूँगा, ध्यान से रखना। 1/x को s मान रहा हूँ और 1/y को क्या मान रहा हूँ, p। तो मेरा सवाल सारा सेट s और प्लस के 240p इक्वल टू इक्वल टू 4, और यहाँ चेंज हो जाएगा 100s प्लस का 200p इक्वल टू 25/6, ठीक है। इसमें 6 से गुणा कर लेते हैं, बताओ किसको बराबर करेंगे आप, ठीक है, किसको गुण बराबर करेंगे। देखो इसमें मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, सॉरी 5 से, और इसमें कर रहा हूँ 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 100 300s हो जाएगा और यह 5 300s हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को माइनस कर रहा हूँ, दोनों क्या कर रहा हूँ, माइनस, ठीक है, यानी कि इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना। तो आप यहाँ कर रहा हूँ मैं सवाल, 5 से गुना करो, 6 पंजे 300s और प्लस 5 से 24 पंजे कितना हो, 120, यानी कि 1200p इक्वल टू 4 पंजे 20। इसमें 3 से गुना करो तो 300s प्लस 3 दूनी 600p इक्वल टू, देखो यहाँ करोगे 3 दूनी 6, यानी कि 25/2, ठीक है। अब जैसे आप घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा पूरा। अब ये बचेगा कितना था, ये बच्चे 600 और ये 1200, ठीक है। तो प्लस के बचेंगे 600p, यहाँ बताओ कितना बचा, 20 में से 25/8, ठीक है। तो इसे घटा लो, 20 माइनस के 25/8 नहीं सॉरी 2 है था, तो p की वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 40, 40 में 25 का 15/2 और 600 नीचे आ जाएगा गुना 600, तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, काट लो इसको, 15 चौका 60 यानी कि 40, 40 दूनी 80, यानी कि p की वैल्यू आएगी 1/80, 1/80। लेकिन p जो है मुझे, चलो एक बार s की भी निकाल, s की मैं कहाँ रख दूँ इसको, किस में रखना आसान होगा, तो इस वाले समीकरण में। जैसे हम यहाँ 1/80 रखेंगे तो फटते से क्या कर रहा हूँ मैं जल्दी से, 3 बार कट जाएगा और 3 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/60, ठीक है। आप कर सकते हो घर। अब s की वैल्यू, लेकिन मुझे x का मानना था इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 और y को आ जाएगी 80। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी बच्चे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप घर से इसको कर सकते हो खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से बच्चे ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है, आगे पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज, ये चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो गया बच्चे, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर पर, जो कि है द्विघात समीकरण, ठीक है। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे इस चैनल को, ठीक है बच्चे। आप नहीं कर रहे तो कर दीजिए कृपया करके, ठीक है। आपके हम आभारी रहेंगे, और आप देखते रहिए, व्यस्त रहिए मेरे YouTube चैनल, यानी कि अपने YouTube चैनल वेद स्टडी को। धन्यवाद।